जितना कुछ सोचकर मैं गाँव आया था, उसका आधा भी खा नहीं पाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन सामने रखा खाना देखकर भूख मरने लगती थी। ज़रा बहुत चख कर उठ जाता। मेज़बान को लगता कि शहर वाला लड़का है, पसंद ही नहीं आ रहा होगा, जबकि असलियत तो ये थी कि यही शहर वाला लड़का शहर से ऊब कर गाँव की महक में रंग जाने आया था। दोस्तों का फ़ोन आता था, "कब वापस आओगे?" मैं टाल जाता था, क्या जवाब देता? मैं तो यहाँ अलग अपनी लड़ाई लड़ रहा था अपने आप से। बहाना तो मैं ये बनाकर आया था कि गाँव में ज़मीन जायदाद से जुड़े कुछ काम है। सच्चाई तो ये थी कि कुछ दिन शांति से रहना चाहता था, लैपटॉप की खिटखिट से दूर, शहर की औपचारिक ज़िंदगी से दूर, उस नाम सुधा से दूर, जो अपने मतलब को सार्थक करता हुआ सच में मेरे चारों तरफ अंधेरे की चादर फैला चुका था। कहने को तो हमको अलग हुए समय बीत चुका था, लेकिन तकलीफ नाम बदल बदल कर परेशान कर रही थी। कभी गुस्सा, कभी बदले की भावना, कभी निराशा। अजीब लगता था सोचकर कि कभी हमारे बीच प्यार भी था। उस दिन भी आम के पेड़ के सामने बैठा कहीं दूर देखता हुआ गुम था कि उस आवाज़ ने चौंका दिया। पेड़ को भस्म कर दोगे क्या? घूर घूर कर मैं पलटा, ये कौन है? पर पल भर में ही उसके गाल पर उभरा तिल उसकी पहचान याद दिला गया। मेनका है ना? हाँ, और कौन आपको ऐसे टोक सकता है? कहने वाली हंस रही थी। मैं थोड़ा रहा था। कई सालों बाद हम मिल रहे थे। हम एक ही स्कूल में थे। मैं 2 साल सीनियर था। 12वीं के बाद मैं आगे पढ़ने शहर चला गया था। उसके बाद जब भी आया वो दिखी ही नहीं। वैसे मैंने उसको ढूँढा भी तो नहीं, बस बीच में एक बार वो तब याद आई थी जब मेरे लिए उसके रिश्ते की बात उठी थी। मैंने मना कर दिया था। तुम तो कोलकाता में सेटल होना, जितना कुछ पता था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया। वो बड़ी सहजता से नकार गई। नहीं, शादी कोलकाता में हुई थी, सेटल तो यहीं हूँ। पेड़ को छूकर आती एक हवा का झोंका मुझे भी छू गया। मैं आपको बुलाने आई थी। आज रात का खाना हमारे घर पर है। रास्ता तो याद है ना? उसके स्वर में एक ताना था, और यह एहसास मुझे थोड़ा और शर्मिंदा कर गया था। जब मैं छोटा था तब उसके घर दिन में इतने चक्कर लगाते थे कि दोनों घर लगभग एक ही से लगने लगते थे। एक बार इस गांव से बाहर क्या निकला, मानो हर दूरी को खींचकर मैंने लंबा कर दिया। मैं गांव आता ही कितने दिन के लिए था, कभी 2 दिनों के लिए, कभी 1 हफ्ते के लिए, और उन दिनों में भी न किसी से मिलने जाता, न ही कोई घर आए तो उसको अपनी शक्ल दिखाता। बस एक अपनी अलग दुनिया बना ली थी मैंने। पढ़ाई, फिर नौकरी, और जब से माँ-बाप पापा नहीं रहे तो गाँव के नाम से चिढ़ हो गई। उसके बाद तो मुनीम जी ही यहाँ का काम देखते रहे, मुझ तक हिसाब और रुपए पहुँचते रहे। बस इससे ज़्यादा यहाँ की मिट्टी से कोई संबंध नहीं रहा। रात को उसके घर पहुँचा तो एक अजीब-सी झिझक से घिरा रहा। उससे शादी के लिए मैंने ही मना किया था। ये बात जितनी मुझे याद थी, उससे ज़्यादा उन लोगों को याद होगी, यह तो तय था। तब भी वो दोनों मुझे इस तरह दुलार रहे थे जैसे मैं सालों पहले वाला वही बच्चा था। "आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं?" खाना खाते हुए अजीब-सा सवाल मैं पूछ लिया, जबकि मेनका मुझे सुबह बता चुकी थी कि वह भी यहाँ रहती है। क्या मेरे मन के भीतर बैठा कोई सवाल मुझे यह पूछने को कह रहा था? चाची जी अचानक गंभीर हो गई थी। "नहीं बेटा, हम तीनों लोग यहाँ रहते हैं। मेनका कोलकाता में थोड़ी रहती है।" इतना बोलकर वह चुप हो गई थी। बात बदलने के लिए चाची जी और दूसरी बातें पूछने लगी, और मुझे ऐसा लगा कि इस बात को आगे बढ़ाने से बचने के लिए मेनका भी वहाँ से उठकर चली गई थी। खाना खाने के बाद चाचा मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। दरअसल वो उस अधूरी बात को पूरी करना चाहते थे जो उस समय छूट गई थी। "बेटा, शादी के बाद मेनका करीब 6 महीने कोलकाता में रही होगी, फिर यहीं आ गई। अभी कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, जल्दी ही सब निपट जाएगा। क्या बताएँ, जैसी भगवान की मर्ज़ी।" उस रात मैं बहुत कुछ सोचता रहा, कभी अपने बारे में, कभी नौकरी, कभी सुधा, तो कभी मेनका के बारे में। अगली सुबह उनके घर से बहुत सारा नाश्ता मेरे जागने से पहले ही हाजिर था, और उसके बाद दोपहर में भी मेरी थाली लगकर आ चुकी थी। मेनका के घर काम करने वाले लोग इस तरह मेरी सेवा में लिप्त हो चुके थे जैसे मैं उनके घर का मेहमान हूँ। रात में नौकर खाना देने आया तो मैंने साफ मना कर दिया। "अरे आप चाची से मना कर देना, इतना खाना मत भेजिए, दिन का ही सब रखा हुआ है मेरे पास, यहाँ खाना बनाने के लिए लोग हैं। वह क्यों परेशान हो रही है?" वो हँसते हुए बोला, "अब यह सब बात तो आप ही कह दीजिएगा, नहीं तो मेनका दीदी हमारी खटिया खड़ी कर देगी।" अपराध बोध के तले मैं दबता चला जा रहा था। किसी तरह तो यहाँ मन लगना शुरू हुआ था। अब अचानक यह सब। अगली सुबह उनके घर से नाश्ता खाना आने से पहले ही मैं उनका दरवाज़ा खटखटा चुका था। सामने मेनका खड़ी थी। "सॉरी, सुबह-सुबह डिस्टर्ब किया।" वह मुस्कुरा रही थी। "सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, सॉरी नहीं।
अंदर आइए। मुझे लगा जैसे वह कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। घर पर चाचा-चाची भी नहीं दिख रहे थे। बस मैं चाची से यह कहने आया था कि भोजन के लिए परेशान मत हो, मुनीम जी ने सब इंतज़ाम कर दिया है। वैसे मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं आया हूँ, अभी रहूँगा कुछ दिन। मेनका अपना बैग उठाते रुक गई। क्या आप नौकरी छोड़कर आ गए हैं? जहाँ तक मुझे पता है, आपकी तो जॉब है ना वहाँ। मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कि मैं जवाब देने के लिए और टाइम लेता, वो माफ़ी माँगते हुए बोली, मैं शाम को आती हूँ घर, फिर बैठकर बात करते हैं, अभी मुझे जाना है। इतना कहते ही उसने ड्राइवर को आवाज़ दी और मुझे हक्का-बक्का छोड़कर चली गई। यह इतनी जल्दी में जा कहाँ रही थी? चाचा-चाची भी घर पर नहीं दिख रहे थे। कोई बात तो नहीं हो गई? मैंने पास खड़े नौकर से पूछा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कोई बीमार है क्या? आज दीदी शहर गई है मालिक-मालकिन को अस्पताल दिखाने। उन दोनों को सुबह छोड़ आई थी, अभी कुछ कागज़-पत्तर लेने घर आई, अब फिर गई है। मेरे पास मेनका का फ़ोन नंबर नहीं था। मैंने किसी और से माँगना भी ठीक नहीं समझा। शाम होने का इंतज़ार करता रहा। मेनका शाम बीतने के बाद घर आई, साथ में चाची भी थी। मुझे पता चला कि आप सब लोग अस्पताल गए थे। मैं तो घबरा गया था। तुमने मुझे बताया भी नहीं सुबह कुछ। मैंने मेनका को देखकर शिकायत की। अरे कुछ ख़ास नहीं था, बस इन लोगों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाती हूँ इसलिए गई थी। इतना कहने के साथ ही मेनका ने मुझसे टीवी ऑन करवा लिया था और चाची की पसंद का सीरियल लगाकर उनको आराम से बैठा दिया था। इसी बीच उसने कब नौकर को इशारा करके अपने साथ लाया खाना भी लगवा लिया। मुझे तो पता ही नहीं चला। एक थाली चाची को पकड़ाकर एक मुझे थमा गई। मेनका से मैं प्रभावित हो रहा था और इसके एक नहीं कई कारण थे। गाँव की लड़कियों की जो एक बनी बनाई छवि होती है जिसमें उनको ठीक से बात करना नहीं आता, घर से बाहर निकलने में झिझकती है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, डरी सहमी सी होती है। मेनका उन सबसे एकदम अलग थी। आप सुबह कुछ बता रहे थे, मैं पूरी बात सुन नहीं पाई थी। उसने खाना खाते हुए प्रसंग छेड़ दिया। मैंने एक बार चाची की ओर देखा, वह टीवी देखने में व्यस्त थी। मैंने बताना शुरू किया, सही सही बताऊँ तो मैं हमेशा से चाहता था कि किसी शांत जगह रहकर कुछ करूँ, जैसे कि यहीं अपना गाँव। कुछ साल शहर में नौकरी करके भी देख ली, अब लगता है कि यहीं रहूँ। बहुत कुछ सोचकर आया था, लेकिन मन यहाँ भी नहीं लग रहा है। मेरे कहते ही उसने एक भरपूर निगाह मुझ पर डाली। आपके मन में तो कुछ और है। बात गाँव, शहर, नौकरी की है या किसी और से भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? खाना खाते हुए मेरे गले में अचानक कुछ अटक गया। क्या कहूँ इससे अब? हाँ, कह सकती हो किसी से भाग रहा हूँ, किसी की यादों से भाग रहा हूँ, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? खैर तुम बताओ, क्या पढ़ाई की और आगे? मैं और कुछ पूछते-पूछते रुक गया, लेकिन वो सब समझकर बताती चली गई। यहाँ से इंटर करने के बाद मैं बुआ के यहाँ चली गई थी। वहाँ से आगे की पढ़ाई की, नौकरी भी की। उसके बाद इतना बोलकर वह रुकी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह यह कहने वाली थी कि इसके बाद आपसे शादी की बात चली और आपने मना कर दिया। मैं असहज होने लगा। तभी बात का रुख किसी और दिशा में मोड़ते हुए उसने बोलना जारी रखा। उसके बाद मेरी कोलकाता में शादी हो गई। कुछ महीने ही मैं वहाँ रह पाई। फिर गाँव ने मुझे वापस बुला लिया। अपने जीवन की एक बड़ी दुर्घटना को बस एक घटना बताकर उसने माहौल को हल्का कर दिया था। मैंने पूछ लिया, अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्या? अच्छा खैर छोड़ो, वह भी उस वक्त चुप हो गई थी। चाची खाना खाकर उठ गई थी। वापस आकर चाची फिर से टीवी देखने के लिए बैठ गई। उसने बताना शुरू किया, जब शादी तय हुई तब उन लोगों का कहना था कि उनको एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो हर तरह से आत्मनिर्भर हो, स्मार्ट हो, लेकिन असलियत कुछ और थी। शादी के हफ्ते भर के भीतर ही दबाव आना शुरू हो गया कि गांव का सब कुछ बेचकर उन लोगों के नाम कर दूं। धीरे धीरे समझ में आया कि शादी के लिए मुझे चुनने की वजह मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि मेरी संपत्ति थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, बताते हुए दर्द की एक रेखा उसके चेहरे पर खिंच आई थी। पापा मम्मी इस बात के लिए भी तैयार थे। उनका कहना था कि जब एक दिन यह सब होना ही है तो अभी ही सही, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार न थी। आखिरी पंक्ति बोलते-बोलते उसका दुखी चेहरा एक सशक्त स्त्री के चेहरे में तब्दील हो चुका था। मेरा यह कहना था कि क्यों मेरे मम्मी-पापा सब कुछ बेचकर वहाँ पर रहे, उनका वहाँ कुछ भी नहीं। उनको कैसा लगेगा वहाँ पर रहने में? जब मैंने यह बात समझाने की कोशिश की, तब उन सबका असली चेहरा सामने आने लगा। वहाँ किसी के लिए भी मैं कुछ नहीं थी। वे लोग सिर्फ लालच से हम सबसे जुड़े थे। जैसे ही ये सच सामने आया, मैंने अपना फैसला सुनाया और यहाँ आ गई।
पापा मम्मी के साथ हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, अपने खेत बाग संभालती हूँ बस। और क्या चाहिए? मैं सम्मोहन में था। मेरे सामने महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा चेहरा बैठा था, जिसकी हिम्मत देखकर मुझे अपनी कमज़ोरी पर हैरानी हो रही थी। किन छोटी-छोटी समस्याओं से मैं भागता फिर रहा हूँ। हर बात पर घबरा जाना, निर्णय न ले पाना। मैंने एक पल ठहर कर पूछा, तुमने उसको माफ़ कर दिया, अपने हस्बैंड को? अगर माफ़ नहीं करती तो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अगर मन में किसी के लिए नफ़रत भरी रहे, तो वह नफ़रत उसको भूलने भी नहीं देती। मैं उसे भूलना चाहती थी, मैंने माफ़ कर दिया। कितनी सहजता से, कितनी बड़ी बात वह कह गई थी। थोड़ी देर में वह अपने सारे बर्तन समेटकर अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर से चली गई थी, लेकिन बहुत सारी हिम्मत इस मेज़ पर छोड़कर चली गई थी, जिस मेज़ पर हम खाना खा रहे थे। मैं बहुत देर तक वहाँ मेनका की उपस्थिति महसूस करता रहा। वह रात बेचैनी में कटी। अगले 2-3 दिनों तक हम नहीं मिले, लेकिन एक बात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की कि मेनका की बातों में कुछ तो ऐसा था जो मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। मेरे भीतर के डर को दूर भगाकर मुझे वह सब सिखा गया था जो अब तक मैं देखना ही नहीं चाहता था। मैं स्वीकार ही नहीं करना चाहता था कि सुधा अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। पहले स्वीकार किया, नफ़रत करना छोड़ा, तब जाकर नाम मिटा पाया। नाम मिटा, तभी सुकून मिला तो लगा कुछ और है भीतर। क्या था भीतर? अब किसी का नाम सुनाई दिया। दिल हुआ कि इसी वक्त उससे जाकर मिल लूँ। घर से बाहर निकलते ही चौंक गया। देखा, फलों का एक बड़ा-सा टोकरा लिए मेनका का नौकर मेरे घर की ओर ही चला आ रहा है, और उसके ठीक पीछे-पीछे लाल शॉल में लिपटी हुई वो खुद। आप कहीं जा रहे थे? उसके पूछते ही मैंने तुरंत झूठ बोल दिया। हाँ, बस ऐसे ही टहलने। अच्छा, फ़िलहाल तो आप ये रखिए, थोड़ी देर में नाश्ता भिजवाती हूँ। मेनका, 1 मिनट, मैंने उसको रोका। मैं उससे कुछ कहना चाहता था। उसने नौकर को घर जाने के लिए कहा और मेरी बात सुनने के लिए रुक गई। मैं कहने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, तब भी मैंने कोशिश की। मेनका, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं सॉरी कहना चाहता था। वो रिश्ते वाली बात, इसके आगे मुझसे कुछ कहा नहीं गया। नहीं, इसमें सॉरी जैसा कुछ नहीं था। हो सके तो मुझे कारण बता दीजिए, वैसे ज़रूरी नहीं है। मैं सच बोलना चाहता था। मैंने बोला भी। मैं एक रिलेशनशिप में था और वही सब है जो मुझे परेशान करता है। उन्हीं यादों से भागता फिर रहा था अब नहीं भाग रहे। नहीं, तुमने उस दिन समझाया था ना, तब से सुधा को माफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधा नाम था? हाँ, मेनका जाने का मन बना चुकी थी। बाद में बात करते हैं। आज मम्मी का आँख का ऑपरेशन है, मुझे उन्हें लेकर शहर जाना है। उसके जाते ही मैं डूब सा गया था। कितनी बुरी तरह दिल दुखा दिया था मैंने उसका। अपने दुःख में इतना डूब जाना कि ना बोलने का होश रहे, ना किसी को समझने की चिंता रहे। यह कहाँ की समझदारी है। वह दिन बहुत भारी बीता। रात को मैं चाची को देखने भी गया। तब भी मेनका मुझसे कटी-कटी सी ही रही, लेकिन मैं अपने भीतर कुछ बदलता हुआ देख रहा था। वो जितना मुझसे दूर जाने लगती, उतना ही मैं खुद को उसके नज़दीक पाता। उससे मिलने के बहुत सारे बहाने लिए मैं हमेशा तैयार रहता। कभी खेती से संबंधित कोई मशवरा लेने पहुंच जाता, कभी कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के बारे में पूछताछ कर लेता। उस दिन चाची को शहर लेकर जाना था। किसी काम का बहाना बनाकर मैं भी साथ हो लिया। लौटते समय रास्ते में चाचा जी ने पूछ लिया, गांव में चर्चा है कि तुम नौकरी छोड़ आए हो, अब यहीं रहकर सब देखोगे। मैंने कार चलाते हुए इतनी जोर से कहा कि पीछे बैठी मेनका भी सुन ले। जी चाचा, अब यहीं अच्छा लगता है। हाँ, ठीक भी है बेटा, इतना कुछ है तुम्हारे पास, खेत खलिहान बाग बगीचा, यह सब देखो। क्या रखा है शहर में से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे लिए कुछ और था। मेरे मन में मेनका के लिए एक नए एहसास का जन्म लेना, कहीं पिछले रिश्ते यानी सुधा के जाने की भरपाई तो नहीं है। ये सवाल मैंने बार बार खुद से किया और हर बार यही जवाब पाया कि नहीं, यह एक नई कपोल के आने जैसा एहसास है जिसका पिछले सूखे पेड़ से कोई वास्ता नहीं है। और मेनका के लिए उससे कैसे पूछूं? हो सकता है ये बात करते ही हमारी बातचीत भी बंद हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी जिंदगी को एक मौका और देना चाहती है। मन को सिक्का बनाकर मैं उछाल उछाल कर देखता रहा। अगर मेनका ये कह दे कि अब क्यों आए हो, तब तो मना कर दिया था ना। मैंने दिमाग पर जोर डाला। हो सकता है वो भी मुझे पसंद करने लगी हो। नहीं, संभव है, ऐसे लड़के को वो क्यों पसंद करेगी जो उसके साथ जुड़ने से मना कर चुका हो। बीसों ख्याल आए और गए। फिर मैंने खुद को
समझाया, बात तो करनी ही पड़ेगी, चित या पट, बिना सिक्का उछाले पता कैसे चलेगा। अगली सुबह मैंने अपने घर आंगन में खिले छोटे बड़े फूल चुने, उनको करीने से बांधा, बीच में एक कागज पर सॉरी लिखकर छुपाया और सीधे उसके घर पहुंच गया। मेनका ने ही दरवाजा खोला। मैंने सोचा आज नाश्ता यहीं कर लूँ, ये तुम्हारे लिए। हड़बड़ाकर मैंने फूल उसकी ओर बढ़ा दिए। बीच में रखा कागज उसको दिख रहा था। ये क्या है? किस बात के लिए सॉरी? वो उस दिन सब लोग सो रहे हैं क्या? हाँ, कागज को फूल से हटाकर अपनी मुट्ठी में छुपाती हुई मेनका मुझे कितनी अपनी सी लग रही थी। क्यों छुपा रही थी कि कोई देख न ले? नाराज होती तो फेंक देती उसको। मेरी हिम्मत बढ़ी, कुछ बात करनी थी। आइए बैठिए, चाय भी तैयार है। एक भरपूर नज़र मैंने चाय पीती मेनका पर डाली और एक झटके में कह गया, मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, तब भी मैं, मतलब क्या हम दोनों। उसके कप से चाय छलकी, हमारी आंखें मिली। उसने आंखें फेर ली। क्या हम दोनों, पूरी बात कहिए, क्या हम दोनों आगे के लिए कुछ सोच सकते हैं? देखो, पिछली बात मत उठाना। मैंने बताया था तुमको रिश्ते के लिए ना कहना, उसमें तुमको रिजेक्ट करने जैसा कुछ नहीं था। कोई और भी होता तो भी मैं मना ही करता। वो चाय पीती रही, भाप उसके चेहरे को छूती हुई उसके बालों में गुम होती रही। मैंने थोड़ा और जोरा, तुम मना कर सकती हो तुरंत अभी, मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगेगा, बस हमारी दोस्ती बनी रहे, उतना ही बहुत होगा मेरे लिए। मेनका अचानक गंभीर हो गई थी। मेरी ओर देखकर धीरे से बोली, इतना डर है मुझे खोने का? मैं सिर झुकाकर बस हाँ ही कह पाया। उसने एक लंबी सांस खींचकर पूछा, आपको क्या लगता है आपके घर जब रिश्ता भेजा गया था तब उसमें मेरी मर्जी नहीं थी? मैं चौंक गया था। ये क्या कह रही थी? मैंने घर में कह दिया था वहाँ शादी नहीं होगी तो कहीं नहीं करूँगी, और आपने तो खोटे सिक्के जैसा रिश्ता लौटा दिया। तब दिल बहुत दुखा, अपने में कमी खोजती रही। अब जाकर पता चला कि असली बात क्या थी। कितना कुछ अचानक मेरे सामने आ रहा था। मेनका मुझे इतने लंबे समय से मन में बिठाई हुई थी और मुझे भनक तक नहीं लगी, लेकिन ये बात जानकर मुझे जितनी खुश होना चाहिए था मैं हो नहीं पा रहा था। कितनी ही जद्दोजहद से गुजरी होगी ये। पहले मेरा मना करना, फिर वहाँ शादी होना, उसके बाद नर्क झेलना। मुझे लगा जैसे कहीं न कहीं इस सब के लिए मैं ही ज़िम्मेदार था। मुझे माफ़ कर पाओगी मेनका? वो कुछ देर सोचती रही। माफ़ कर दूँगी, लेकिन क्या? लेकिन उस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकती जो आपने पूछा था। मैं मुस्कुरा दिया था। उस सवाल का जवाब उसके चेहरे पर लिखा था, भले ही वह खुद न पढ़ पा रही हो। मैंने चाय का कप रखते हुए कहा, तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया है, अब मैं करूँगा। वो तो करने दोगी ना? वो चुप रही। मैंने कप उसकी ओर बढ़ाया, थोड़ी चाय और मिलेगी? भाप उड़ाती चाय मेरा कप भर चुकी थी। कप हो या ज़िंदगी, दोबारा भरे जाने का मौका सबको मिलता है। मैं यही सोचकर मुस्कुरा रहा था। सामने बैठी मेनका पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी।